जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइव पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी उन सभी आशिकों के लिए है या फिर उन सभी लोगों के लिए है जो शादी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जाकर अपने मैच मेकिंग कराते हैं, यानी चार्ट मिलवाते हैं। होता है ना, कभी कभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कहते हैं कुंडली मिलाइए, तो आपने एक वर्ड सुना होगा उस एस्ट्रोलॉजर, उस पंडित के मुंह से, गण। जी हाँ, अब ये गण क्या होता है, हर एक चीज बताऊंगी जो मैच मेकिंग के लिए जरूरी है, ताकि आजकल जो लवर्स है ना, जो लव मैरिज करते हैं और किसी भी वेबसाइट पे जाके या किसी ऐप के थ्रू अपने मैच मेकिंग करते हुए दिखते हैं 75%, 65%, तो आपकी क्लैरिटी अब इन वीडियोस के थ्रू होगी। गण क्या होता है आज इस वीडियो में यही बताऊंगी। हर व्यक्ति का अपना गण होता है जो उनके स्वभाव को दर्शाता है। गण 3 लोक, संसार जिसको हम लोक कहते हैं, अब उसमें 3 लोक कौन कौन से हैं? स्वर्ग लोक यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी लोक यानी कि धरती पृथ्वी, और मृत्यु लोक यानी कि नरक। इनमें से एक की ऊर्जा के अनुरूप है। स्वर्ग देवताओं का क्षेत्र है और देव जो है वो स्वर्ग लोक में रहने के लिए उनको कहा जाता है। पृथ्वी लोक मानव का क्षेत्र है और यहाँ पर हम यानी मानव निवास करते हैं। और मृत्यु लोक जो है वो राक्षसों का क्षेत्र है और वहां पर राक्षस जो है वो रहते हैं। ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग में 9 नक्षत्र होते हैं जिनकी आगे हम बात करेंगे। अब ये जो गण होता है ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में मौजूद चंद्रमा की स्थिति से नियंत्रित होता है। व्यक्ति की पहचान और प्रकृति पूरी तरह से इस गण चरण पर आधारित होती है, यानी हम जैसा स्वभाव करते हैं गण से बहुत ज्यादा हमारे पता किया जा सकता है। जन्म के समय मौजूद नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति का गण जो है वो निर्धारित किया जाता है। गण के आधार पर ही मनुष्य का स्वभाव और उसके चरित्र को हम बताते हैं। व्यक्ति के गण के आधार पर इंसान का मूल स्वभाव और स्वभाव को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। गणों की सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है, मैंने आपको कहा ना, विवाह के समय, शादी के समय मिलान के लिए, कुंडली मिलान के लिए होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गण को, मनुष्य को 3 जो है गणों में बांटा गया है, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। तीनों गणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गण है वो है देव, देवता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों गणों में खूबियां नहीं होती। अब मैं आपको बारी बारी से एक एक गणों की विशेषता बताऊंगी। सबसे पहले देवगण के बारे में हम जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो देवगण के लोगों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवगण के लोगों में काफी गुण देवताओं वाले होते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है कौन कौन से गुण होते हैं, वो सुनिए ध्यान से। अब इस चीज को समझने के लिए स्क्रीन पर मैं आपको एक श्लोक दिखाती हूँ। इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक में कहा गया है कि देवगण में उत्पन्न पुरुष या स्त्री दानी, बुद्धिमान, सरल, बहुत ही अल्पाहारी और विचारों में श्रेष्ठ होता है। ये लोग अच्छा आचरण करने वाले, ईमानदार, चरित्रवान, संस्कारी, कोमल हृदय, दयालु, बुद्धिमान और बहुत ही सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं। देवगण में जन्म लेने वाले लोग सुंदर होते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनका दिमाग काफी तेज होता है। ये लोग स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधे होते हैं। दूसरों के लिए दया का भाव रखते हैं और दूसरों की सहायता करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरों की मदद में भी ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए इस गण के लोग जो है हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग धर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, साथ ही दान में भी विश्वास करते हैं, जैसे कि देवता होते थे। देवगण नक्षत्र के लोगों में एक पॉजिटिविटी का भाव होता है। अब बात हो गई उनके नेचर की कि कैसा स्वभाव होता है। अब देवगण के, आपने स्टार्टिंग में सुना होगा मुझसे, मैंने जैसे आपको बताया था कि नक्षत्रों को बांटा गया है, तो कौन कौन से नक्षत्र जो है वो देवगण में आते हैं, ये ध्यान से सुनिए। जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र या फिर रेवती नक्षत्र, ये 9 नक्षत्रों में होता है, ये देवगण के जातक होते हैं। जब देवगण नक्षत्र के जातक को अपने ही समान गण के पार्टनर की प्राप्ति हो जाती है तो दोनों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि देवगण वाले अगर देवगण से शादी करते हैं तो रिलेशनशिप दोनों ही बहुत ही बेहतर होता है और आगे लाइफ उनकी बहुत अच्छी चलती है। शांत स्वभाव से वो किसी भी समस्या को सुलझा लेते हैं। एक दूसरे के साथ जो है सेम जो है गण के होने के कारण उनकी वैचारिक मतभेद होने की समस्या कम हो जाती है। देवगण समझा दिया, अगले पे चलते हैं जो है मनुष्य गण। मनुष्य गण वालों के गुण को पहले समझिए कि उनके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, और ये समझने के लिए स्क्रीन पर आपको श्लोक भी दिख जाएगा। अब इस श्लोक में ऐसा कहा गया है
कि मनुष्य गण में उत्पन्न पुरुष जो है वो बहुत ही ज्यादा धनवान, विशाल नेत्र वाला, धनुर्विद्या का जानकार, ठीक निशाने भेद करने वाला, गौरवर्ण, नगरवासियों को वश में करने वाला होता है। ऐसे जातक किसी समस्या या फिर नकारात्मक स्थिति में भयभीत हो जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता थोड़ी कम होती है इनमें। मनुष्य गण में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनी होता है और अपनी लाइफ में तरक्की करता है। मनुष्य गण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मेहनती भी होता है और मान सम्मान भी पाता है। साथ ही साथ इनके नेत्र यानी कि आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, गोरे होते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं। सामान्य स्वभाव के तो होते ही हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं। तो ये तो उनकी बात हो गई स्वभाव की। अब मैंने आपसे कहा था कि नक्षत्र होते हैं, इनके भी 9 नक्षत्र डिसाइडेड हैं। कौन कौन से नक्षत्र हैं? भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इसके अलावा पुद्रा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये 9 नक्षत्र मनुष्य गण के होते हैं। तो आपको मैंने 2 गण समझा दिया। अब आते हैं तीसरे पे, जिसकी बात करके सब डर जाते हैं, जो है राक्षस गण। ये राक्षस गण क्या होता है ये पहले समझिए। लोग इसका नाम सुनकर क्यों डर जाते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाएंगे ना, तो आपका भी गण राक्षस आ सकता है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरे अब आपको बातों से पता चल जाएगा। राक्षस गण के गुण जानिए पहले क्या क्या होता है। ये इस श्लोक से जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें बहुत सारी बातें गई हैं। श्लोक का अर्थ क्या है? राक्षस गण में पैदा हुआ इंसान जो होता है वो उन्माद युक्त होता है, भयंकर स्वरूप होता है, झगड़ालू होता है, प्रमेय रोग से पीड़ित होता है, इसके अलावा कटु वचन बोलने वाला होता है। मगर इसके बावजूद भी राक्षस गण के जातकों में कई अच्छाइयां भी होती हैं। राक्षस गण के लोगों में एक बुराई जरूर होती है कि वे जो है खासे नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये कोशिश करे तो खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं। इस गण के लोगों का सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्री जो है वो काफी तेज होती है, जिस कारण इन्हें घटने वाली आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। हमारे आसपास अलग अलग तरह की शक्तियां मौजूद होती हैं, उनमें से कुछ नेगेटिव होती हैं तो कुछ पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव शक्तियों को पहले से ही पहचान लेते हैं राक्षस गण के लोग। ये लोग निडर, साहसी और हर स्थिति का डट कर मुकाबला करते हैं, लेकिन ये कड़वा बोल देते हैं और अपने आसपास के लोगों को दबा कर रखना पसंद करते हैं। जो चाहते हैं उसे हर हाल में हासिल करना इनकी फितरत में शामिल होता है, यानी अपने काम बनाने के लिए सारे कलयुगी जो है फंडे इन्हें आजमाना आता है। समय आने पर ये लोग नाम, यश, बहुत सारी चीजें कमाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष में इसलिए भी इस गण को बुरा माना गया है क्योंकि ज्यादातर लोगों को राक्षस नाम होने की वजह से इस गण के बारे में नेगेटिव धारणा एक बना लेते हैं। राक्षस गण के लोगों को देवगण के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गण के लोगों के स्वभाव में काफी जो है अंतर पाया जाता है। अब ये तो राक्षस गण के मैंने आपको नेचर की बात की। अब इनके नक्षत्रों को जानिए, कौन से नक्षत्र जो है उनको निर्धारित है। अश्लेषा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग राक्षस गण के अधीन माने जाते हैं। अब गणों की बात हो गई, किस गण से किसका विवाह होना चाहिए ये भी थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, क्योंकि अधूरी जानकारी मैं कभी नहीं देती। विवाह के समय कुंडली मिलान करते हुए एक ज्योतिषी जो है वो गणों को भी मिलाता है। गणों का सही मिलान होने पर दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद बना रहता है। गण मिलान करते समय वर वधू का एक समान गण होना सर्वोत्तम शुभ माना जाता है, यानी बहुत अच्छा माना जाता है। एक समान गण होने पर पति पत्नी दोनों में स्नेह और सामंजस्य बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार देव और राक्षसों जो है, राक्षस अगर दोनों अलग अलग हैं, यानी एक देवता है एक राक्षस गण का है, इनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के स्वभाव में खासा अंतर होता है, जिस कारण इनकी जम नहीं पाती। लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, ज्योतिषी होने के नाते ये भी जरूर बताऊंगी कि इसकी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, पूजा होती है। एस्ट्रोलॉजर से जानने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, बात करने के बाद। अब अगली चीज देखते हैं। देवगण के जातकों के लिए देव या मनुष्य गण का लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा रहता है। ये मिलान सामान्य मिलान की श्रेणी में रखा जाता है। ये वहीं अगर देखिए मनुष्य गण के जातक देव या फिर मनुष्य गण वाले से विवाह कर सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी, आप ऐसे कर सकते हैं। मनुष्य और देव गण का विवाह राक्षस
गण के साथ उत्तम नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार राक्षस गण का व्यवहार राक्षस गण के व्यक्ति के साथ उत्तम है, लेकिन अगर मनुष्य के साथ हो जाए या देव के साथ हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। मनुष्य गण वाले की राक्षस गण के साथ शादी के लिए कुंडली में कुछ और कंडीशन भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद ही भी एक मिलान होता है जो देवगण और राक्षस गण वर या वधू का हो सकता है। इस प्रकार का मिलान होने पर इस मिलान को कोई अंक नहीं दिया जाता। इस स्थिति में गण दोष माना जाता है। ये स्थिति शून्य होती है, शून्य इसको हम देते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की शुभता नहीं आ पाती है। इस स्थिति का त्याग करना ही उचित है। लेकिन अगर आपने पार्टनर डिसाइड कर लिया और आप चाहते हैं उनसे शादी करना और ऐसा कोई कंडीशन आपके बीच में आ रहा है, तो मेरी राय यही है आपको कि आप किसी ज्योतिषी से बात करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष के जो है ग्रंथों में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। मैंने आपको फिर से कहा कि जो राक्षस गण के बारे में भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, इनको दूर कीजिए और थोड़ा सा आप इन चीजों को जानने की कोशिश करें। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, लेकिन जब हम बात शादी की करते हैं, जब दो लोगों के मिलन की बात करते हैं, हर पहलू से हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो गण मिलान तो एक पार्ट है, अभी बहुत सारी और चीजें हैं, नाड़ी दोष भी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी और भी चीजें हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको इतनी ही जानकारी दी। अब आप मुझे खुद से अपनी कुंडली चेक करके बताएंगे आप कौन से गण के हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपको और भी खास जानकारियां दूं, ताकि थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आप भी सीख लें और साथ ही साथ आपको बार बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर पैसे नहीं देने पड़े। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें और देखते रहें धर्मा लाइफ।